जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जो पानी में तैर जाती है और कुछ वस्तु ऐसी होती है जो पानी में डूब जाती है। तो आइए इस चीज़ को आज अपन एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर एक सेटअप तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद में अपन इस प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। तो पहले मैं इसको साइड में कर देता हूं भाई, और अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, टॉपिक हमारा है तैरने के नियम, कि कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी और कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी। यह डिपेंड करेगा घनत्व पर। किस पर डिपेंड करेगा भाई? घनत्व, डेंसिटी पर। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने एक पात्र लिया है और इस पात्र के अंदर भर दिया है जल। आप लोग जल के अलावा कोई और द्रव भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं जल मान रहा हूं। और ये वस्तु है जिसको हम पानी में डालेंगे। इस वस्तु को घनत्व हमने माना है स्मॉल डी और जल का घनत्व माना है कैपिटल डी। अब देखते हैं कि डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है वस्तु का डूबना या तैरना। देखिए, स्मॉल डी का मतलब है वस्तु का घनत्व जिसको हम जल में डाल रहे हैं, और कैपिटल डी का मतलब जल का घनत्व है या जो भी हम द्रव ले रहे हैं उसका घनत्व। देखिए, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व बराबर है तो वस्तु तैरेगी पूरी तरह डूब के, यानी जल के अंदर डूब जाएगी काफी नीचे तक और तैरती रहेगी। तीसरी कंडीशन, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी। आंशिक रूप का मतलब है कि जिस वस्तु को हम जल में डाल रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जल के बाहर रहेगा और कुछ हिस्सा जल के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले रहा हूँ बर्फ। तो बर्फ को आप लोग जब सादा पानी में डालेंगे यानी शुद्ध जल में डालेंगे तो उसका 1/10 भाग जल के बाहर रहेगा और 9/10 भाग जल के अंदर रहेगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने एक बर्फ ली और इस बर्फ का टुकड़ा लिया और मैंने उसका क्या किया, बराबर 10 भाग उसमें अंकित कर दिए। जैसे बराबर ना, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हिस्सा, एक 9 और एक यहाँ कर दो 10 हिस्सा। यानी मैंने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और मैंने उसमें 10 बराबर भाग अंकित कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे मैंने इसको किसी शुद्ध जल में डाला तो उसका इतना हिस्सा, ये जो एक हिस्सा है 10 में से एक हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा और 10 में से 9 हिस्से पानी के अंदर रहेंगे। यानी ये तो पानी के बाहर रहेगा और ये पानी के अंदर रहेगा। यानी 1/10 भाग पानी से बाहर और 9/10 भाग पानी के अंदर। इसे बोलते हैं आंशिक रूप से तैरना। तो कुल मिला के बात क्या हुई, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। यदि वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व बराबर है तो वस्तु डूब कर तैरेगी। और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, वस्तु घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी। आंशिक रूप का मतलब कुछ हिस्सा जल के बाहर, कुछ हिस्सा जल के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। तो पहले देखिए, इसका सूत्र क्या होता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए, घनत्व तो ऊपर है, आयतन नीचे की तरफ, यानी ये अंश है, ये हर है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यदि आयतन का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान कम होगा और आयतन का मान कम होगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा। द्रव्यमान पर भी इफेक्ट होगा लेकिन बहुत कम इफेक्ट होना चाहिए, तो मैटर नहीं करता है। अब देखना एग्जांपल, जैसे मैं किसी नदी में डूब रहा हूं, ठीक है, पहली कंडीशन। अब मैंने क्या किया, मेरे चारों तरफ ना खाली बोतल बांध ली मैंने, या फिर मैं ले सकता हूं ट्यूब, हवा से भरी हुई ट्यूब, और मैंने इसको मेरे चारों तरफ लगा लिया। और फिर मैं नदी में जैसे ही डुबकी लगाता हूँ, जैसे नदी में कूदता हूँ तो ना तैरने लग जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं चारों तरफ बोतल लगाता हूँ या कोई ट्यूब बांधता हूँ, उससे क्या होगा, मेरा आयतन बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब है जगह घेरना,
और जैसे ही मेरा आयतन बढ़ा, यानी मैंने ज़्यादा जगह घेरी, जैसे आयतन का मान बढ़ा घनत्व का मान कम हो जाएगा, और जैसे ही मेरा घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो मैं जल में तैरने लग जाऊंगा। यहाँ पर देखो द्रव्यमान पर इफेक्ट होगा, जरूर होगा, लेकिन वो बहुत कम होता है, तो मैटर नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है, कौन सी डूबती है। अब आइए मैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो ये एक सेटअप तैयार किए गए आप लोगों के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूँ विजिबल है या नहीं, फिर अपन बात करते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, और गिलास लेने के बाद में आपको 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल, सरसों का तेल। सेकंड नंबर पे आपको लेना है जल, और तीसरे नंबर पर आपको लेना है शहद। ठीक है, ये कांच का गिलास है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें डाला सरसों का तेल, फिर डाला इसमें जल, और फिर डाला शहद, और चम्मच से इसको आसानी से मतलब आराम से इसको मिला दिया। मिलाने के बाद में कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि स्टेबल हो जाए, है ना। अब ये कि मैंने पहले कर लिया, थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सेटअप को तैयार करके रखा इसको। ठीक है भाई, अब देखिए, जैसे आप लोग कुछ समय बाद देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको 3 लेयर नज़र आएगी। आपने सबसे पहले क्या डाला, सरसों का तेल, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है डार्क सी, ये सरसों का तेल है। सेकंड नंबर पे आपने जल डाला था, तो ये लेयर ना जल की है बीच में, और सबसे लास्ट में क्या डाला आपने, शहद डाला, वो सबसे नीचे आ जाएगा। सबसे पहले सरसों का तेल डाला आपने, सबसे ऊपर आ गया। सेकंड नंबर पे जल डाला, बीच में आ गया। सबसे लास्ट में शहद डाला, वो सबसे नीचे चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरसों का तेल होता है, इसका घनत्व जल और शहद से कम होता है, तो सबसे ऊपर रह गया। जल का घनत्व सरसों के तेल से तो ज़्यादा होता है, लेकिन शहद से कम होता है, इसलिए शहद से तो ऊपर है और सरसों के तेल से नीचे है। और शहद का घनत्व, शहद की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे नीचे है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी वस्तु जल में तैरेगी, कौन सी डूबेगी, इसके पीछे किसका हाथ है, घनत्व का हाथ है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अधिकतम आपको शेयर करना है, और ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।